हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं वरुण जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कैफे इंग्लिश में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो थोड़ा लीक से अलग हटके है आज। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मल या रेगुलर टॉपिक्स पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, और कंजंक्शन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, उसी से अलग हटके। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फ्रेज एंड क्लॉज। ठीक है, कि फ्रेज क्या होता है, एक क्लॉज क्या होता है और उससे एसोसिएटेड उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रेज के और क्लॉज के। तो उस पे आज हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि क्लॉज और फ्रेज इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही मतलब एक एग्जाम होने वाला है इंटर कॉलेज लेक्चरर का, उसमें ये टॉपिक मेंशन्ड है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करता है वो कि एक क्वेश्चन लिख के, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन को अंडरलाइन करके या इटैलिक्स में वो पूछ लेगा कि ये क्या है। ठीक है, ये फ्रेज है, क्लॉज है, और फ्रेज और क्लॉज का भी कौन सा टाइप है, ये कौन से टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछ लेता है। तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा। क्लियर है? चलो, सबसे पहले विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात अगर हम करें, ठीक है, तो फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब टुगेदर। इट does not express a complete thought. A phrase may contain a verb like running, ठीक है, singing, broken, but if there is no finite verb, it is still a phrase. तो ये तो हो गई, अगर टेक्निकल उसकी बात करें तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन कि फ्रेज क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका क्या है, मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, ये तो आप नोट डाउन कर ही सकते हो, मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ। फ्रेज क्या होता है हमारा, ठीक है, ये एक सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट और खुद का वर्ब नहीं होता है। अब आप बोलोगे सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन अ सेंटेंस या जिसके बारे में हम बात करते हैं वाक्य में, दैट इज अवर सब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है ना? तो जब हमारे उस पोर्शन में एक वर्ब मिसिंग हो, वर्ब कौन सी? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक नया वर्ड निकल गया, नया टर्म निकल गया है, वो क्या होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। तो जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिले, जब हमें उस पर्टिकुलर पोर्शन में ना सब्जेक्ट देखने को मिले जो कि कार्य करता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज अवर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और ना जब हमें वर्ब देखने को मिले, फाइनाइट वर्ब। वर्ब हो सकती है आपको देखने को मिले, बट वो वर्ब फाइनाइट नहीं है, नॉन फाइनाइट है। क्लियर है? अब नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होती है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो ऐसे केस में हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। अब देखो उसमें क्या है, वो लिख रहा है इसमें आपको ये वर्ब देखने को मिल सकती है, रनिंग, सिंगिंग, ब्रोकन, बट इफ देयर इज नो फाइनाइट वर्ब इट इज स्टिल अ फ्रेज। मतलब वर्ब देखने को मिल सकती है। अब तुम बोलोगे ऐसा कैसे? ठीक है, कि वर्ब देखने को मिल सकती है, तो वहां पे अगर वर्ब है तो वो हमारा क्लॉज क्यों नहीं बन रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है। देखो, फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो कि पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टेंस को रिप्रेजेंट करे, किसी पर्टिकुलर टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उसे बोलते हैं हम फाइनाइट वर्ब। राम इज सिंगिंग, राम इज डांसिंग, राम वेंट टू स्कूल स्टडी। तो वेंट से पता लग रहा है कि कौन सा सिंपल पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। पता चल रहा है जब रनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं इज एम आर के साथ। क्लियर है? जब किसी कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज कर रहे हो अलोंग विद या आफ्टर इसके हेल्पिंग वर्ब के, तो वो सेंटेंस, वो इसका मतलब वर्ब वहां पे फाइनाइट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक पर्टिकुलर टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है, पर्टिकुलर टेंस के बारे में हमें बता रही है, तब वर्ब फाइनाइट होती है। क्या फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट की तरह काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ठीक है ना? जैसे द बॉय क्राइंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। द बॉय क्राइंग इन द कॉर्नर। अब यहां पे क्राइंग क्या है? तुम कहोगे क्राइंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे क्या टेंस का पता चल रहा? नहीं। क्राइंग के साथ टेंस का पता कब चलता है? जब आप एक पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब को सब्स्टिट्यूट करोगे क्राइंग से पहले। राम इज क्राइंग, ठीक है, एट प्रेजेंट, कि राम अभी फिलहाल रो रहा है। क्लियर है? ठीक है, राम वॉज क्राइंग यस्टरडे, वॉज क्राइंग से फिर क्राइंग फाइनाइट हो गया, पता लग गया कि हाँ भैया पास्ट टेंस की बात हो रही है। राम हैज बीन क्राइंग ऑल द डे, राम पूरे दिन से रो रहा है, पता नहीं क्या बात हो गई। हैज बीन
हैज बीन से पता लग गया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, फाइनाइट है। अब मैं बोल रहा हूं द बॉय क्राइंग इन द कॉर्नर इज माय स्टूडेंट, इससे में क्या क्राइंग से पता लग रहा है टेंस का? नहीं। किससे पता लग रहा है? द बॉय क्राइंग इन द कॉर्नर इज माय स्टूडेंट। अब खुद सोचो, अगर क्राइंग यहां पे फाइनाइट होता या वो किसी टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो क्या आईएनजी फॉर्म से पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल लगाते हैं, पर यहां पे मैंने क्या बोला? द बॉय क्राइंग इन द कॉर्नर इज माय स्टूडेंट, तो यहां पे क्राइंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब लगी नहीं, इसका मतलब यहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। समझ में आ रहा? ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना? द बॉइल्ड एग्स आर नॉट गुड इन टेस्ट। अब तुमने देखा जैसे ब्रोकन है, ठीक है ना? द ब्रोकन विंडो इज वेरी कॉस्टली, द ब्रोकन विंडो। अब द ब्रोकन विंडो में कोई टेंस का पता लग रहा? नहीं पता लग रहा। ब्रोकन तो क्या है, बस एक एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है जो विंडो की क्वालिटी बता रहा है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पर पास्ट पार्टिसिपल क्या है? फिर विशेषण के तौर पे काम करती है वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने पहले बता रखा। जब हम लोग पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म विच फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इंस्टेड अ वर्ब, ठीक है ना? वर्ब की जगह वर्ब के बजाय, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अ वर्ब, वहां पे हमारा जब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या काम करती है? विशेषण का, उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। तो द ब्रोकन विंडो इज वेरी कॉस्टली। समझ में आया? ठीक है, दिस ब्रोकन विंडो इज वेरी कॉस्टली। तो क्या ब्रोकन से पता चल रहा टेंस का? नहीं, ब्रोकन तो खाली विंडो की क्वालिटी बता रही है, तो वहां पे वो क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। द विंडो हैज बीन ब्रोकन। अब ठीक है, अब यह एक्शन हुआ है, किसी के द्वारा एक्शन किया गया, पैसिव वॉइस का वाक्य हैज बीन ब्रोकन। तो इस पर्टिकुलर वाक्य में तो तुमने देखा कि यहां पे ब्रोकन अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रही है, इसका मतलब ये क्या है? अब फाइनाइट वर्ब है। द विंडो हैज बीन ब्रोकन, ये होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का डिफरेंस। समझ में आ रहा? क्लियर है? तो ये समझना है आपको। जब किसी मेन वर्ब से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिल रही है तो समझ जाना या कोई एक्शन डिनोट हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि राम वेंट टू स्कूल, ठीक है, इस तरीके से वेंट, तो यहाँ पे ये क्या है? ये टेंस को सिग्निफाई कर रही है, बता रही है कि पास्ट टेंस का वाक्य है, भले वर्ब हमारी इंट्रांसिटिव है। अब तुम बोलेगा ये इंट्रांसिटिव क्या लेके आ गया? अभी फाइनाइट नॉन फाइनाइट कह रहे थे, अब ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव कह रहे हो। इंट्रांसिटिव वर्ब वो जिसका इंपैक्ट किसी, मतलब जिसका इंपैक्ट रिसीव करने वाले, जिसका इंपैक्ट ही नहीं होता, मतलब बेसिकली। और ट्रांसिटिव वर्ब कैसी? अरे अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया जो बोलते हैं हम लोग। ट्रांसिटिव वर्ब मतलब जिसका इंपैक्ट पड़े, जिसको मतलब जिसको रिसीवर हो। जैसे मैं बोलूं आई टीच यू, तो यहाँ पे क्या है? अब चाहे पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो टीच यहाँ पे कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव। इंपैक्ट तो रिसीव कर रहे हो ना। लगेगा नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके तुम किसी और दूसरे चैनल में शिफ्ट हो जाओगे, इंपैक्ट तो आएगा ना। और अगर लगेगा कि नहीं यार ठीक है, ठीक ठाक पढ़ा रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टिक योरसेल्फ टू दिस चैनल, ठीक है? तो ये चीज समझनी है आपको। तो ट्रांसिटिव मतलब जिसका कोई ऑब्जेक्ट हो, जिस एक्शन को रिसीव करने वाला कोई हो, उसको हम ट्रांसिटिव बोलते हैं। इंट्रांसिटिव में क्या होता है? जो रिसीवर होता है वो नहीं होता। ही वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। स्कूल का किसी का एक्शन को रिसीव कर रहा है? नहीं। स्कूल तो बस एक ये बता रहा है, एक प्लेस, वो गया कहां? स्कूल गया। तो वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया अगर स्काई में उड़ रही है तो स्काई पे उस चीज का कोई इंपैक्ट है? नहीं। स्काई तो बस ये बता रहा है कि वो जगह जहां पे बर्ड्स उड़ रही हैं, पर उड़ने का कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है ना बर्ड के स्काई पे। तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई में फ्लाई क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनाइट नॉन फाइनाइट भी, ठीक है? चलो अब इसी बात पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन लिखी है मैंने, ठीक है ना? मतलब ऑब्वियसली बात है, हम जब भी जो चीज पढ़ेंगे, मेरा पहले से ही हिसाब तो रहा है वैसे, ठीक है, कि जब भी हम कुछ पढ़ेंगे तो अगर उसको पढ़ते हुए अगर कुछ भी नया निकल के आएगा तो ऑब्वियसली बात है हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है? हो गया ये? आ गया फ्रेम में? चलो दिख रहा है, देखो। A finite verb is a form of verb that shows tense, past है या present है, person, future भी हो सकता है, ठीक है? person कौन सा person है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ऑब्वियस सी बात है यार, the boy sitting in the corner is my student, यही बोला था थोड़ी देर पहले मैंने, या the boy crying in the corner is my student। अब यहां सुनो, अगर मैं लिख दूं the boys crying in the corner, तो सिर्फ क्या होगा? द बॉयज की वजह से क्राइंग तो क्राइंग ही रह गया ना, चेंज तो करा नहीं मैंने। बस फिर क्या बोला? द बॉयज
क्राइंग इन द कॉर्नर आर माई स्टूडेंट्स, इतना फर्क पड़ा। क्लियर है? पर हमें पता है कि अगर क्राइंग है और अगर उसको मेन वर्ब के तौर पर यूज कर रहे हो तो मुझसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर क्या होगा, राम इज क्राइंग इन द कॉर्नर, राम एंड श्याम आर क्राइंग। समझ में आ रहा? तब वो वहां पे फाइनाइट है और राम सब्जेक्ट के हिसाब से वो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लेगी। बट अगर वो नॉन फाइनाइट वर्ब है तो चाहे राम हो चाहे राम और श्याम हो, क्राइंग क्राइंग ही रहेगा। ये नहीं बोलेंगे राम एंड श्याम क्राइंग्स इन द कॉर्नर, ठीक है, ये नहीं करना। चलो, finite verb is a form of verb that shows tense, past, present, person, first है, second है, third है। First person is the speaker, second one is the listener, and the third person can be either plural or singular, ठीक है ना। और ये क्या होता है, the person or the people who are talked about, जिनके बारे में बात करें हम लोग, उसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। Acting as a main verb of a clause or sentence, acting as a main verb of a clause or sentence, क्लियर है। सेंटेंस मतलब अपने आप में पूरा सेंटेंस, सेंटेंस को हम क्लॉज भी कहते हैं और सेंटेंस का ही पर्टिकुलर पोर्शन भी हो सकता है जो कि क्या है, क्लॉज की तरह काम करें, ठीक है। आई लाइक टू वॉच मूवीज, ठीक है। तो आई लाइक टू वॉच मूवीज ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, इसमें आई लाइक जो है क्लॉज की तरह भी काम कर सकता है, इवन दो इट इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है पर ये क्लॉज है, क्यों, इसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब है। और इस पूरे पर्टिकुलर सेंटेंस में भी इसके लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो आई है और लाइक क्या है हमारा मेन वर्ब। क्लियर है? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? आई कैन। आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कैन यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या पूरा सेंस कन्वे कर रहा है या नहीं कर रहा? तुम कहोगे हाँ यार ये तो मीनिंगफुल है, सेंस तो पूरा कन्वे कर रहा। जहां पे आई हमारा वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, और कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये भी क्लॉज हो गया। हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई विल। वेल अंडरस्टूड है, आंसर से ही पता लग रहा, आई विल। हु विल सॉल्व दिस क्वेश्चन? आई विल। आपको आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेंटेंस है पूरा, क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन में सिर्फ आई विल भी क्या है, आपका मीनिंग कन्वे कर रहा है। जहां पे आई आपका सब्जेक्ट और विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, तो वो भी क्लॉज है। क्लियर है? चलो, ही प्लेज हॉकी एवरी डे। अब देखो ही प्लेज, यहां पे हॉकी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, पर ही प्लेज ये अपने आप में क्लॉज हो गया। ही प्लेज, वो खेलता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, बस मुझे पता वो खेलता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए क्या करा, हॉकी ऐड कर दिया। अगर ये हॉकी ना हो, ही प्लेज, तो क्या ये वाक्य इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें ये नहीं पता इसका ऑब्जेक्ट क्या है। खेल तो रहा है पर क्या खेलता है पता नहीं, बट क्या है, फिर भी क्या है, सेंस पूरा कन्वे कर रहा, तो ये क्लॉज होगा। अगला, they played football yesterday, ठीक है, they played। I am reading a book। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्यों बोल रहे हैं ना, देखो टेंस पता चल रहा है, इससे बिल्कुल पता लग रहा है। तुम कहोगे ये तो सर सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। they played football yesterday, तुम कहोगे बिल्कुल सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पता चल रहा है सिंपल पास्ट का वाक्य है। I am reading a book, तुम कहोगे बिल्कुल सर एम के साथ रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये सब क्या है, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी, जब जब कोई वर्ब क्लियर कट आइडिया दे अबाउट द टेंस, वो वहां पे फाइनाइट है, ठीक है। चलो जी, इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ठीक है। An infinite verb is the base form of a verb preceded by to, or in some cases without to। where infinitive भी बोलते हैं इसे, where infinitive और infinite, ठीक है। अब देखो, it act as a noun, adjective or adverb rather than the main verb and does not change based on tense और subject। एक सिंपल से इसको कंक्लूड करता हूं मैं कि ये एडवर्ब की तरह काम कर सकती है, वर्ब की तरह काम कर सकती है, पर मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगी। क्लियर है? दूसरा क्या है कि ये टू के साथ यूज होगी, या बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के भी लग सकती है ये। क्लियर है? जैसे कि क्राइंग वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था उसमें, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब थी क्योंकि उससे टेंस का पता नहीं चल रहा था, बिना टू के यूज करा तो बेयर इन्फिनेटिव हो जाएगा। बेयर का मतलब होता है विदाउट, बेयर फुट, नंगे पैर। क्लियर है? विदाउट स्लिपर्स और शूज, ठीक है। उसी तरीके से क्या बोला था मैंने अभी कि देखो टू लगता है इसके साथ, जैसे मैंने बोला आई लाइक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मैंने बोला ना आई लाइक टू टीच, तो टू टीच यहां पे क्या हो गया, आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है?
ठीक है, वो क्या है, बस एक क्या है कि एक जैसे हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो पर्पस बताने के लिए, चॉइस बताने के लिए, अपनी प्रेफरेंस बताने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं उसको। बट वो क्या है कि वो टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। अब मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं, आई लाइक्ड टू टीच इंग्लिश। ठीक है, आई लाइक्ड टू टीच इंग्लिश। अब तुमने देखा कि लाइक का लाइक्ड हो गया, और टू टीच जो था वो दोनों केसेस में सेम रहा। क्लियर है? तो ये होगी नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने फिर कहा जिससे टेंस का पता नहीं चलता। आई लाइक टू टीच इंग्लिश में टेंस का पता किससे चल रहा है? लाइक से। ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई लाइक टू टीच इंग्लिश में टेंस का पता किससे चल रहा है? लाइक्ड से। ये बता रहा है कि सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट का है। टू टीच तो दोनों केसेस में सेम ही रहा। ठीक है, आई विल लाइक टू टीच इंग्लिश। अगर चलो भविष्य में तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछा, चलो अगर तुम्हें हम चॉइस दें, ठीक है, कि तुम्हें भविष्य में टीचर बनोगे तो तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करोगे? सर आई विल लाइक टू टीच इंग्लिश, मुझे ना इंग्लिश पढ़ाना पसंद करूंगा सर। इंग्लिश मुझे समझ में भी आता है, और इंग्लिश क्या है मैं दूसरे को समझा भी पाता हूँ सही से। बाकी मैथ्स, फिजिक्स में, साइंस में, केमिस्ट्री में अपना डब्बा गोल है। क्लियर है? तो आई विल लाइक टू टीच इंग्लिश, तो वहां पे टेंस का किससे पता चल रहा? विल से पता लग रहा। ठीक है, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा आपका? टू टीच। तीनों एग्जांपल्स में यहाँ पे क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। ठीक है जी, चलो। एंड डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन टेंस और सब्जेक्ट। आई होप ये समझ गए होंगे आप। आई लाइक टू टीच इंग्लिश, ही लाइक्स टू टीच इंग्लिश। भले ही लाइक्स हो गया, लाइक का लाइक्स हो गया, ही के साथ हमने क्या करा? वर्ब के साथ एस लगा दिया, ही लाइक्स। पर टीच अपनी जगह ऐसी रहा, वो चेंज नहीं हुआ। ये है इस डेफिनेशन का मतलब। क्लियर है? चलो ठीक है। कुछ लिखा नहीं इसमें। अगला देखो, एग्जाम्पल्स एज अ नाउन। टू err इज ह्यूमन। ठीक है, टू err इज ह्यूमन, इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टेक्स करना क्या है? आम बात है, एक मनुष्य के लिए गलती करना। टू err इज ह्यूमन का मतलब क्या है कि मिस्टेक करना क्या है? एक आम बात है किसी भी आम आदमी के लिए, ये मतलब हुआ इसका। तो यहां पे ये क्या है? चलो हाईलाइट करना भूल गया मैं से। यहां पे ये क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है? अगला एज अ नाउन। अब देखो यहाँ पे एज अ नाउन सब्जेक्ट, एज अ नाउन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे कब है? आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, तो एज अ नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच। ठीक है, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये चीज आपको समझनी है। तीसरा क्या है? एज एन एडजेक्टिव। आई हैव सम लॉन्ड्री टू वॉश। अब सुनो मेरी बात, जब अभी हम फ्रेज और क्लॉज की बात करेंगे तो जो रूटीन एक्शन होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा अभी इसमें, ठीक है, कंफ्यूजन, जो रूटीन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है या इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, उससे अलग हटके थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया कि एडवर्ब, जैसे कि एडवर्ब यार ये तो वर्ब के बारे में जानकारी देता है हमको, या एडवर्ब क्या करता है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दूसरे किसी एडवर्ब के बारे में, दूसरे किसी एडजेक्टिव के बारे में भी, एक एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है एडवर्ब। तो इस दो से थोड़ा अलग हटना है व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस। कितने प्रकार के होते हैं, कैसे हैं, मैं सब आपको बताऊंगा। और अगली वीडियो जो आएगी उस पर बेस्ड किस पे आएगी? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे और इसी टॉपिक पे बेस्ड होंगे वो। ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात सुनो। एज एन एडजेक्टिव तुम बोलोगे आई हैव सम लॉन्ड्री। सम लॉन्ड्री मींस कि कुछ कपड़े वगैरह हैं टू वॉश। अब तुम यहां पे बोलोगे कि यहां पे टू वॉश तो इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव के साथ होता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको चीज समझनी है, देखो आई हैव सम लॉन्ड्री। अब क्लॉज और फ्रेज के हिसाब से कैसे चीजें समझनी है वो देखना। आई हैव सम लॉन्ड्री टू वॉश, आई हैव सम लॉन्ड्री। क्लियर है? मेरे पास कुछ लॉन्ड्री है, और उसकी सिग्निफिकेंस कौन सा वर्ड बता रहा? टू वॉश। ये नहीं बता रहा क्या टू वॉश? क्लियर है? पर्पस बता रहा है कि आई हैव सम क्लोथ्स टू वॉश, मेरे पास कुछ कपड़े हैं धोने के लिए, पर्पस। और आप इसको ऐसे भी सोचो कि यहां पे ये जो नाउन है इसकी सिग्निफिकेंस कौन बता रहा है? व्हाट काइंड ऑफ लॉन्ड। अब मेरी बात समझो, आप जब हम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ, तो व्हाट काइंड ऑफ में हमेशा एडजेक्टिव नहीं आता आंसर। व्हाट काइंड ऑफ शर्ट डू यू वांट? What kind of performance do you expect from me? I want an exceptional performance from you. बोलो what kind of जब आता है तो आपका आंसर क्या हमेशा एडजेक्टिव नहीं होता? अब आप देखो, I have some laundry to wash. What kind of laundry do you have? किस प्रकार की है भाई? धोने के लिए है भाई। तो ये to wash यहाँ पे
जो वर्क टू के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म जब इन्फिनेटिव बोलते हैं कि टू के साथ वर्क की फर्स्ट इन्फिनेटिव की तरह काम करता है, यहाँ पे ये क्या सम लॉन्ड्री को डिफाइन नहीं कर रहा, और लॉन्ड्री यहाँ पे नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला क्या होता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे टू वॉश क्या हो गया मेरा, एडजेक्टिव। अगर इसी तरीके से क्लॉजेस को देखोगे, उस यह लॉजिक लगाओगे, तो आराम से यू विल बी इजीली एबल टू मार्क योर आंसर। समझ में आया? तो व्हाट काइंड ऑफ लॉन्ड्री डू यू हैव? आई हैव सम लॉन्ड्री। व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू वांट? क्लियर है? तो यहाँ पे जो टू वॉश है, नो डाउट इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, पर ये लॉन्ड्री को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। और लॉन्ड्री तुमने कहा ये तो नाउन है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला तो एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका मतलब यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव जो मैंने पॉइंट लिखा है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन हम जब करेंगे तो तुम्हारा दिमाग उस हिसाब से चलने लग जाएगा। एज एन एडवर्ब, शी स्टडीड हार्ड टू पास द टेस्ट। अब तुम बोलोगे ये क्या नाटक है, एक तरफ इसे एडजेक्टिव बता रहे हो, एक तरफ कह रहे हो अभी एडवर्ब की तरह काम करेगा। शी स्टडीड हार्ड, ठीक है, उसने मेहनत करी। ये यहाँ पे क्या है, एक्शन है या नहीं है? बिल्कुल है। तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल एक्शन दिख रहा है। एक्शन का रीजन क्या है? तो हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब प्लेस होता है, एडवर्ब रीजन होता है। हमें पता है शी स्टडीड हार्ड, क्या कारण था, ये चीज करी, ये एक्शन करा, किस चीज के लिए, टू पास द एग्जाम। मेरे को बस तुमसे एक चीज समझनी है, ये टू पास क्या है, शी को डिफाइन कर रहा है या इस स्टडीड हार्ड को डिफाइन कर रहा है? अगर ये शी को डिफाइन कर रहा है यहां पे, ये टू पास अगर मैंने शी के लिए लिखा है, क्लियर है, तब तो ये एडजेक्टिव होगा। पर ये स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत करी, मेहनत करना जो था वो क्या था, पास होने के लिए। मतलब ये किससे रिलेट हो रहा है, स्टडीड हार्ड से। तुम कहोगे स्टडीड तो यहाँ पे वर्ब है और हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, क्लियर है, शी स्टडीड हार्ड, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, बहुत मेहनत करी, तो सॉरी हार्ड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो शी स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम। अब तुमने करा स्टडीड हार्ड, यहाँ पे जो टू पास है ये एक्शन को डिफाइन करेगा, और ये अगर एक्शन को डिफाइन करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्ब। वहां पे सम लॉन्ड्री जो थी, ये टू वॉश किसके लिए था, लॉन्ड्री के लिए था, जो कि नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करा। शी स्टडीड हार्ड टू पास, उसका रीजन क्या था, जब हमें वाई का आंसर ढूंढना तो समझ जाना एडवर्ब होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये एडवर्ब रीजन होगा, तो यहाँ पे टू पास जो हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। चलिए अब अगला यूज देखिए, एज एन एडवर्ब, शी स्टडीड हार्ड टू पास द टेस्ट। अब आपको क्या समझनी है, देखो शी स्टडीड हार्ड, ये तो पता है यहाँ पे ये वर्ब है, मेहनत किस तरीके से करी, हार्ड, तो यहाँ पे ये इसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो ये एडवर्ब हो गया। शी स्टडीड हार्ड टू पास द एग्जाम। अब तुम बोलोगे यहाँ पे टू वॉश तो आपने एडजेक्टिव बता रहे हो, अब टू पास आप यहाँ पे कह रहे हो कि यहाँ पे ये, ठीक है, कि ये टू पास जो है यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम करेगा। इसको ऐसे समझो, शी स्टडी, आपको ये देखना है कि टू पास यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, ये टू पास इंफॉर्मेशन शी के बारे में दे रहा है या उसके एक्शन के बारे में दे रहा है। आप कहोगे एक्शन, मेहनत करने का कारण क्या था, ताकि वो पास हो जाए, क्लियर, पास तो इसने होना है, पर शी स्टडीड हार्ड, ये चीज क्यों करी, ये चीज इसलिए करी ताकि रिजल्ट ये हो पाए। समझ में आ रहा? तो यहां पे जब ये एक्शन को डिफाइन कर रही है चीज, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, एडवर्ब। शी स्टडीड हार्ड, व्हाई डिड शी स्टडी हार्ड, शी स्टडीड हार्ड टू पास द, व्हाई, तो ये एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया आपका, ठीक है। ये सारी चीजें आएंगी आप पे अभी क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे ये टू पास क्यों, ठीक है ना, कि स्टडी करी हार्ड, मतलब बहुत कठोर मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, क्यों करी, ताकि ये हो पाए, तो ये चीज करी। तो ये तुमने बोला ये तो वर्ब और एडवर्ब है, और वर्ब और एडवर्ब के आधार पे हमारे पास ये निष्कर्ष या ये कंक्लूजन निकल के आएगा कि उसकी मेहनत सफल हो गई, तो क्लियर है। तो यहाँ पे टू पास किससे रिलेटेड, शी से रिलेटेड नहीं है, उसके एक्शन से रिलेटेड है, और एक्शन को अगर डिफाइन कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब, क्योंकि एक्शन को, वर्ब को डिफाइन करने वाला कौन होता है, एडवर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है, एक एडवर्ब, ठीक है जी। तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अलग हटा के इसको देखो, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ही लाइक्स रीडिंग, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ये जेरेंड है, जेरेंड का मतलब क्या होता है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म जो फंक्शन, जो किसकी तरह फंक्शन करे,
एक नाउन की तरह फंक्शन करे। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच फंक्शंस एज अ नाउन, उसको जेरेंड कहते हैं हम लोग। अब देखो ही लाइक्स रीडिंग, रीडिंग से यहाँ कोई टेंस थोड़ी ना पता लग रहा है, टेंस तो ये बता रहा है, ठीक है। तो रीडिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगला देखो, द बॉय सिटिंग देयर इज माई स्टूडेंट। अब यहाँ पे द बॉय इज माई स्टूडेंट, तो बॉय इज माई स्टूडेंट में इससे पता लग रहा है कि वाक्य कौन से टेंस का है। इससे कोई पता लग रहा है, कुछ भी नहीं पता लग रहा है इससे। तो द बॉय सिटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैंने बताया भी आपको कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर है और उसके साथ अगर आपको किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है लगा हुआ इमीडिएटली बिफोर दैट आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब ये होगा कि वो किसी टेंस को कन्वे नहीं कर रही है। वो या तो पार्टिसिपल हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब विशेषण के तौर पे भी काम करती है, क्लियर है। और वो एक नाउन भी हो सकता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब जेरेंड हम उसे बोलते हैं तो वो नाउन होता है, ठीक है। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, स्विमिंग कॉन्टिन्यूस एक्शन नहीं बता रहा है, यहाँ पे स्विमिंग बता रहा है, जेरेंड है, ये नाउन है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। अब मेरे हिसाब से हम शुरू करते हैं अपना मामला। देखो भाई, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की। अब देखो, फ्रेज से दिमाग में एक चीज बिठा लो अपने, फ्रेज का मतलब होता है कि आपको कहीं भी कंप्लीट सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आधी अधूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। वो आधी अधूरी जानकारी क्या होती है कि उसमें एक वर्ब नहीं देखने को मिलेगा आपको फाइनाइट, क्लियर है। पहले तो दिमाग में चीज बिठा लो कि फ्रेज का मतलब है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट या वर्ब में से शायद एक चीज देखने को मिले, ठीक है ना, या मतलब एक चीज मिसिंग होगी, मतलब वो कंप्लीट सेंस इंप्लाई नहीं करेगा, क्लियर है। जैसे मैं बोलूं द बॉय सिटिंग, इतना सुनो बस, द बॉय सिटिंग, क्या ये कंप्लीट वाक्य है? नहीं, द बॉय सिटिंग तो कुछ भी नहीं है। सिटिंग वर्ड तो खाली बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ बॉय सिटिंग मतलब लड़का बैठा हुआ है, मतलब बैठा हुआ लड़का। द बॉय इज सिटिंग, लड़का बैठा हुआ है। द बॉय सिटिंग, बैठा हुआ लड़का, किनारे पे बैठा हुआ, कॉर्नर पे बैठा हुआ लड़का रो रहा है। द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज क्राइंग, किनारे पे बैठा हुआ लड़का। खाली क्या कर रहा है ये, सिटिंग यहाँ पे बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द बॉय इज सिटिंग इन द कॉर्नर एंड क्राइंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज सिटिंग आपका फाइनाइट वर्ब है। अब पता लग रहा है हाँ लड़का कोने में बैठा हुआ है और रो रहा है, समझ में आया। सिटिंग से पर नहीं पता चल रहा, तो ये फ्रेज हो गया द बॉय सिटिंग, ये नाउन फ्रेज हो गया। क्यों नाउन फ्रेज हुआ, क्योंकि इसमें क्या है, द बॉय। द बॉय कौन है, नाउन, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है। आओ इस पे, a phrase that works as a noun in a sentence। तो आपको चीज समझनी कि नाउन फ्रेज में आपको एक नाउन ढूंढना है और ये देखना कि उस नाउन के साथ क्या लगा हुआ, इमीडिएटली आसपास ही होगा उसके। ऐसा तो है नहीं कि एक नाउन के साथ बॉय यहां से उठाएंगे और सिटिंग आगे से कहीं से उठा लेंगे, लगता हुआ होगा वाक्य, है ना, ठीक है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहां पे एक नाउन मुझे दिख रहा है और उसके साथ वो वाक्य में जो भी चीज है उस वाक्य को या उस सेंटेंस को वो चीज पूरा नहीं कर पा रही, या वो वर्ब नहीं है उसके साथ लगी हुई, ठीक है। आप देखो, द टॉल बॉय वन द रेस। हु वन द रेस, द टॉल बॉय। तो यहां पे जो टॉल बॉय आपका है ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज। आपको एक चीज समझनी है, पूरे सेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर सेंटेंस, खाली जो आपका ये वाला पार्ट है, हाईलाइटेड पार्ट, ये फ्रेज है। मैंने कहा तो आपको द टॉल बॉय वन, ये तो बन गया आपका वाक्य, अब ये क्लॉज हो गया, या फ्रेज नहीं रहा। द टॉल बॉय वन। अब जो हाँ, इवन दो द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट, क्या जीता क्या नहीं जीता हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि टॉल बॉय, ठीक है, जो है वो जीत गया, क्लियर है। पर यहां पे अगर मैंने वन को इंक्लूड कर लिया तो ये अब फ्रेज नहीं रह गया, अब ये क्लॉज हो जाएगा, क्लियर है। तो फ्रेज का मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना, द टॉल बॉय वन द रेस। तो टॉल बॉय क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो गया, क्लियर है। आगे देखो, आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अ ब्यूटीफुल बर्ड, सिर्फ इतना पोर्शन कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, अ ब्यूटीफुल बर्ड कुछ भी नहीं बता रहा। हाँ, आर्टिकल ए का प्रयोग कर रखा है, एडजेक्टिव और वर्ड है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल। इवन दो वाक्य अपने आप में पूरा है, पर इसमें इतना जो पोर्शन है वो क्या है, नाउन फ्रेज, ठीक है। इसमें देखो नाउन है ना, और पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, इसलिए फ्रेज है ये। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स का एक समूह। अब ग्रुप के साथ आर्टिकल ए लगा है, कलेक्टिव नाउन है, क्या बोला मैंने, कलेक्टिव नाउन है, पर अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स
ये इंफॉर्मेशन आधी अधूरी, इसके साथ कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट मेरे को मिल ही नहीं पा रही, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। तो मुझे लगता है नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम है? कुछ भी नहीं है। अगला देखो, शी बॉट, चलो इसको इसमें इंक्लूड करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेता हूं इसको मैं, ठीक है। देखो यहां देखो, शी बॉट अ रेड हैंडबैग। अब यहां पे पूरी बात करें तो सेंटेंस पूरा है, शी बॉट, ये वाक्य अपने आप में पूरा है, पर अ रेड हैंडबैग, यहाँ पे हैंडबैग जो नाउन है उसको आइडेंटिफाई, उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, ये रेड, लाल कलर का, क्लियर है। तो रेड यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, हैंडबैग मेरा नाउन है, इसके साथ कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है एसोसिएटेड, इसका मतलब ये नाउन फ्रेज है। तो जहां जहां नाउन देखने को मिले, क्लियर है, उसके साथ सेंटेंस इनकम्प्लीट हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगी जो सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रही है, इनकम्प्लीट रख रही है, तो वो नाउन फ्रेज है, क्लियर है। इट कैन वर्क एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो, जैसे अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैसे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। शी बॉट, ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है ना। और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जैसे किसी नाउन के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे देना, जैसे आई एम अ टीचर, ही इज अ गुड टीचर, अ गुड टीचर, तो नाउन फ्रेज ही है ये, और ही इज अ गुड टीचर। अब देखो सुनो, बता देता हूं, देखो जब हमारे पास मेन वर्ब हो, जब हमारे पास मेन वर्ब हो और मेन वर्ब के बाद हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई नाउन हमने लिखा है मेन वर्ब के बाद, तो वहां पे वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। जैसे ही बॉट अ हैंडबैग, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया एक्शन करने वाला, बॉट उसने जो एक्शन करा मेन वर्ब, और अ रेड हैंडबैग यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट कब होता है, जब इज़ेमार के बाद हम किसी दूसरे नाउन को लिखते हैं, तो जो इज़ेमार के बाद जो नाउन आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे राम इज अ टीचर, तो अ टीचर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इज़ेमार क्या होता है यहाँ पे, लिंकिंग वर्ब हम इसे बोलते हैं, क्लियर है। तो वहां पे अब ही इज अ टीचर में टीचर हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब आप एक नाउन के लिए किसी दूसरे कॉमन नाउन का रेफरेंस दे रहे हो यूज करने के लिए, ही इज अ सोल्जर, कॉमन नाउन, ही इज अ टीचर, ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, ये चीज आपको समझनी, ठीक है जी। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते इसी बात पे। अब आओ एडजेक्टिव फ्रेज पे, भाई जी बहुत आराम से समझ जाओगे आप लोग ये चीजें, और मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ना इस पे बेस्ड, तो मतलब आप लोग आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। आओ भैया इस पे, अब देखो अब एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेसिकली देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज की बात हम कर रहे हैं, एडजेक्टिव तो क्या है, डायरेक्ट एडजेक्टिव है, राम इज गुड, स्मार्ट, हैंडसम, टॉल, ब्राइट, स्विफ्ट, करेजियस, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, है ना। फ्रेज की बात हम कर रहे हैं, देखो अब द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। अब देखो, अब इसमें आपको एक चीज समझनी है कि हमारे पास, चलो मैं आप लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है। वैसे एक हमारे पास प्रिपोजिशनल फ्रेज भी होता है हमारे पास, ठीक है। प्रिपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो दोनों तरीके से काम कर सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे भी और तुम्हारा एडवर्ब फ्रेज के तौर पे भी, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल शुरू करते हैं इसको। देखो अब मेरी बात समझो, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर, एंड अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। अब देखो यहाँ द गर्ल इज माई सिस्टर, अच्छा इसको एक आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और होता है, पहले सिंपल वाला बता देता हूँ, चलो ठीक है, कंसेप्चुअल नहीं है, बस ऐसी है, शॉर्टकट टाइप का मान लो। एडजेक्टिव फ्रेज कभी भी वाक्य में तुम्हारे पास आया ना पहचानने को, ठीक है, और तुम्हें डाउट हो कि ये एडजेक्टिव फ्रेज है या नाउन फ्रेज है, क्या है ये, याद रखना एडजेक्टिव फ्रेज पूरा का पूरा अगर तुम हटा दो वाक्य से तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं आती, सेंटेंस तब भी मीनिंगफुल रहता है। देखो द गर्ल इज माई सिस्टर, द हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, द बॉय इज वेरी स्मार्ट, वी विजिटेड द टेम्पल, द मैन इज अ डॉक्टर, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज की क्वालिटी क्या है, if you remove the entire adjective phrase from the sentence, even after that your sentence is going to be
या द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सेंटेंस इज गोइंग टू बी मीनिंगफुल, मीनिंगफुल रहता है ये, ठीक है। चलो वो तो छोड़ो, अब देखो द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस इज माई सिस्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये ब्लू ड्रेस जो है ये किसको डिफाइन कर रही है, लड़की को, लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। विच गर्ल, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, विच गर्ल, यूज करो ना, विच गर्ल, द गर्ल इन द ब्लू ड्रेस, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे इन द ब्लू ड्रेस जो है वो किसको मॉडिफाई, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, गर्ल के। नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया, फ्रेज। तुम बोलोगे फ्रेज क्यों, इन द ब्लू ड्रेस क्या है, यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, गर्ल के बारे में। गर्ल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आता, अब गर्ल के एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं उसकी अपीयरेंस के बारे में, उसके अटायर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट मीन्स दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी। जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्शंस या whenever we talk about the action, हम लोग एडवर्ब की बात करते हैं। इन द ब्लू ड्रेस मींस कि we are talking about the appearance, appearance means adjective, क्लियर है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। why is it a phrase here, because ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है इसलिए, that is why, ठीक है। चलो, the house on the hill looks beautiful। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, देखो कंफ्यूजन मत होना, मैं बहुत कंफ्यूज हुआ इस चीज में पहले, ठीक है। अब मेरी बात समझो आप, द हाउस ऑन द हिल लुक्स ब्यूटीफुल, नो डाउट ऑन द हिल क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जब भी हम देखते हैं कि, ठीक है ना, इनका प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब प्लेस होगा। बट आपको चीज समझनी है, अब एडजेक्टिव फ्रेज में और एडवर्ब प्लेस में डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्ब प्लेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब के तौर पर काम कर रहे हैं। और ऑन द हिल, जब भी हमको रेलवे स्टेशन बोले या किसी जगह का हम नाम ले, क्लियर है, तो जगह पे जैसे मैं बोलूंगा आई विल मीट यू एट द रेलवे स्टेशन, एट द रेलवे स्टेशन नाउन तो है, बट एडवर्ब प्लेस भी है। क्यों, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड है। मैं मिलूंगा तेरे से कहां, एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट और आई का रिलेशनशिप नहीं हो रहा है एस्टेब्लिश, मीट का हो रहा है कहां पे, तो जो एयरपोर्ट है वो मीट से रिलेटेड है, मीट वर्ब है, मीट से रिलेटेड है, और मीट को मॉडिफाई कर रहे हैं, जगह के तौर पे मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब एडवर्ब प्लेस हो जाएगा। पर यहां आओ, अब तुम बोलोगे यार ये एडजेक्टिव फ्रेज कैसे हो रहा है यहाँ पे, खुद सोचो। द हाउस ऑन द हाउस लुक्स ब्यूटीफुल, विच हाउस, कौन सा हाउस भाई, कौन सा हाउस, ऑन द हिल। ऑन द हिल जो है हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। हाउस तो नाउन है, नाउन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा, एडजेक्टिव। और क्योंकि इनकम्प्लीट है वाक्य, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया था मैं जब खुद फर्स्ट टाइम देखी थी ये सारी चीजें, ठीक है। एडवर्ब प्लेस इज गुड, बट अगर क्लॉज और फ्रेज के बारे में हम बात करें तो वहां पे ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा। ये इसको एडवर्ब फ्रेज मत बना देना यहाँ पे अभी। हाँ, एडवर्ब फ्रेज कब होगा बताऊं, आई वेंट टू मीट हिम ऑन द हिल, हो गया एडवर्ब फ्रेज अभी। आई वेंट टू मीट हिम, कहा, मिलने गया था ना, आई वेंट टू मीट हिम, मैं उससे मिलने गया, मिलने कहा गया, ऑन द हिल। तो मीट क्या है, जगह के बारे में, अब जगह के बारे में दे रहा है ना, अब जगह के बारे में तो एडजेक्टिव जानकारी देता ही नहीं है, जगह के बारे में तो एडवर्ब देता है, अब ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो आपको एक चीज और समझनी है कि ऑन द हिल डज नॉट नेसेसरीली मीन कि ये हमेशा एक एडजेक्टिव के ही तौर पे काम करेगा, नहीं। अगर वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा है तब उस केस में वो क्या करेगा, आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा। बट अगर वो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन के बारे में जानकारी दे रहा है, तो फिर वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। आई वेंट टू मीट हिम ऑन द हिल, अब ये जगह की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल डेफिनेटली ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। बट हियर, यहाँ पे द हाउस ऑन द हिल, विच हाउस, द हाउस ऑन द हिल, ये ऑन द हिल यहाँ पे किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हाउस के। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इससे थोड़ी देर पहले जो चीज बोली थी उसको नोट डाउन कर लोगे, दोनों स्टेटमेंट्स को लिख के कंपेयर करोगे, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आओ वापस, द बॉय इज वेरी स्मार्ट, द बॉय विद कर्ली हेयर, ये कर्ली हेयर किसको डिफाइन कर रहे हैं, बॉय को। एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं। अगर एक्शन के बारे में बात कर रहे होते तो कहां है वो वर्ब, मेन वर्ब जो एक्शन के बारे में बात करे, है ही नहीं कहीं, क्लियर है। तो द बॉय विद कर्ली हेयर, तो कर्ली हेयर, विच बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय, क्या क्वालिटी बॉय की, अरे वो घुंघराले बाल वाला, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, समझ में आया। तो विद कर्ली हेयर किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। वी विजिटेड द टेम्पल,
अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मेन वर्ब लगी है, अब तुम्हें ये देखना है नियर द रिवर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप। वी विजिटेड समथिंग, व्हाट, टेम्पल। टेम्पल कौन सा वाला? नदी के किनारे वाला। तुम कहोगे यार विजिट तो ठीक है, ठीक है, वी विजिटेड द टेम्पल, ये इसका ऑब्जेक्ट है, पर नियर द रिवर किसकी बात कर रहे हैं? टेम्पल की बात कर रहे हैं या विजिट की? तुम कहोगे टेम्पल तो विजिट कैसे यार, कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, कुछ ये तो रिलेट ही नहीं हो पा रहा कुछ। हाँ, पर टेम्पल नदी के पास है तो रिलेट हो पा रहा है। इसका मतलब टेम्पल की क्वालिटी बताई है ना हमने यहाँ पे नियर द रिवर की। विच टेम्पल, कौन सा वाला भाई जो नदी के किनारे है। इसका मतलब नियर द रिवर किसको डिफाइन कर रहा है? टेम्पल को। टेम्पल को डिफाइन करने वाली चीज क्या होती है? नाउन है, एडजेक्टिव और फ्रेज है। क्यों? नियर द रिवर अपने आप में कोई पूरा सेंस दे ही नहीं रहा। नियर द रिवर नदी के आसपास बता तो रहा है, पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा क्या? नहीं दे रहा। समझ में आ रहा? तो इसका मतलब नियर द रिवर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रेज। कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये है। और अगर ये होता ही वेंट नियर द रिवर तब, अब तुम कहते ही वेंट नियर द रिवर, वो गया नदी के पास। नियर द रिवर अब किसी टेम्पल को, किसी नाउन को नहीं बता रही। नियर द रिवर क्या है? जगह को बता रही है, एक्शन को बता रही है। ही वेंट वेयर, अब वेयर आ गया। जब विच आ रहा है तो एडजेक्टिव हो रहा है। अब आ रहा ही वेंट वेयर, कहा गया वो? वेयर डिड ही गो, वेयर, कहा, वेयर, वेयर एक्शन की बात कर रहा है, एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। यार एक एग्जांपल सोचो, एक लिखो और खत्म करो मामले को। इससे एक चीज और साबित होती है कि आपको अपना बुद्धि, धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना है आंसर मार्क करने के लिए। ये नहीं कि आंख बंद करके अरे नियर द रिवर तो सर ने बोला था, लो कर दिया, कि नियर वर्ड आ रखा है सर ने एडजेक्टिव में लिखवाया था, लो टिक मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। द मैन इन द, ठीक है, तो मैंने दो तरीके तो तुम्हें बता दिए। एक मैंने बताया तो तुम्हें आसान तरीका है ना, कि भैया एडजेक्टिव फ्रेज को हटाते हुए भी अगर हमने सारा का सारा हटा दिया तब भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल रहता है। बची हुई चीजें जो होती है तब भी सेंटेंस को मीनिंगफुल रखती हैं। द मैन इन द ब्लैक कोट, ऑब्वियस ही बात है यार, कोई वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास यहाँ पे। और वर्ब भी है अगर, सॉरी, जैसे ऊपर वाले वाक्य में थी वर्ब भी थी पर इससे रिलेटेड नहीं थी, टेम्पल से रिलेटेड थी। ठीक है, ये नियर द रिवर टेम्पल की क्वालिटी बता रहा है, टेम्पल नाउन है इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज है। द मैन इन द ब्लैक कोट इज अ डॉक्टर। ब्लैक कोट कौन है? मैन, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर से क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। ये देखो, if the phrase is describing a noun, it is an adjective phrase. Which one, what kind, whose? I visited a temple near the river. Which temple? The one near the river. समझ में आ रहा? The one near the, तो the one कौन है? टेम्पल, near the river उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज है। क्लियर है? Which house did you visit? The one on the top of the hill. Which house? The one on the top of the hill. The one on the top of the hill. वो जो top of the hill, तुमको कहे हाँ, the one on the top of the hill में तो कहीं भी वर्ब आ ही नहीं रही है, तो on the top of the hill एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। जब ऑन देख के सिर्फ उसको एडवर्ब मत मार्क कर लेना, गलती से भी गलत हो जाएगा भाई जी। ठीक है, चलो हुज, ठीक है, जहां पे हुज का भी इस्तेमाल हो। चलो आप आओ इस पे। ठीक है, देखो एडवर्ब फ्रेज, अ फ्रेज दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब देखो अभी तक आपको चीज समझनी है। देखो स्कूल टाइम पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी कि एडवर्ब का मतलब होता है कि एडवर्ब गिव्स इंफॉर्मेशन या मॉडिफाइज अ वर्ब। हमने ये पढ़ा कि एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है या वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। बट जब हम कंपटीशन की लाइन में हम एंटर करें तो हमको पता लगा कि एक एडवर्ब जो है वर्ब के साथ साथ एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, डिफाइन करता है, और एक दूसरे एडवर्ब को भी। फॉर एग्जाम्पल राम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने बोला राम इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट, अब क्या है? वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे वेरी क्या है? आपका एडवर्ब है। ठीक है, राम रन्स स्लोली, राम धीरे भागता है, तो राम रन्स स्लोली, तो स्लोली यहाँ पे राम के लिए लगा? नहीं, राम के एक्शन के लिए लगा, तो स्लोली यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। अब मैं बोलूं राम रन्स वेरी स्लोली, स्लोली नहीं, वो तो बहुत ढीला भागता है भाई। ठीक है ना, तो राम रन्स वेरी स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली जो आपका एडवर्ब होगा और वेरी भी आपका एडवर्ब है, जो कि सिर्फ क्या कर रहा है? एक अच्छे खासे रीजनेबल एक्सटेंट को डिफाइन करने के लिए मैंने, धीमेपन को एक अच्छे खासे एक्सटेंट तक बताने के लिए मैंने क्या करा? स्लोली से पहले वेरी लगा दिया।
ठीक है, तो अब एडवर्बियल फ्रेज में आपको यही चीज, एडवर्ब फ्रेज में आपको यही देखने को मिलेगा कि इसमें क्या है, ये एक नाउन, ये एक वर्ब को डिफाइन कर सकता है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, एक एडजेक्टिव हो सकता है या कोई दूसरा एडवर्ब हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंस। अब देखो यहाँ पे आपको चीज समझनी है, जब हम जैसे पूछे हाउ, ठीक है ना, जब हमें रीजन पूछना हो वाई, समझ में आ रहा है, कहीं पे हाउ की बात हो, हाउ किस तरीके से किया उसने, तो हाउ का मतलब क्या होता है, मैनर। और मैनर की अगर हम बात करें तो मैनर किससे एसोसिएटेड है, नाउन से नहीं, एडजेक्टिव से नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर, कॉन्फिडेंटली, स्विफ्टली, सीक्रेटली, क्वाइटली, बोल्डली, करेजियसली, सब मैनर है। क्लियर है? अब देखो, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, उसने बोला, अब ये विद कॉन्फिडेंस ही की बात है या स्पोक की, नहीं, स्पोक, उसने बोला किस तरीके से, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ही वाज, ठीक है ना, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो आपको एक चीज समझनी कि स्पोक विद कॉन्फिडेंस, ये विद कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पे किसको डिफाइन कर रहा है, उसके एक्शन को। अगर ये एक्शन को डिफाइन कर रहा है तो एक्शन को डिफाइन करने वाली चीज क्या होती है, एडवर्ब। बस ये चीज समझनी है आपको, बहुत सिंपल है। अब देखो, तुमने देखा यहाँ पे विद लगा हुआ है, विद कॉन्फिडेंस लगा हुआ है, विद प्रपोजिशन होता है, और विद कॉन्फिडेंस पूरा सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं कर रहा है, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कॉन्फिडेंस नाउन तो है पर सेंटेंस मेरा पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि इसके साथ कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्लियर हो गया? पर यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द हिल क्या प्रेपोजिशन नहीं था, ऑन प्रेपोजिशन भी होता है, पर क्या है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है उस पर पर्टिकुलर फोकस करते नहीं हम लोग, क्योंकि इट कैन फंक्शन आइदर एज एन एडजेक्टिव फ्रेज और एन एडवर्ब फ्रेज। क्लियर? वो कर सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर तब बात करेगा जब वो किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो, और एडवर्ब के बारे में तब जब वो एक्शन ओरिएंटेड हो, जब मेन वर्ब पे उस पे फोकस करे वो, तब वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो, वी विल मीट व्हेन, व्हेन का उत्तर आ रहा है यहां से इसी। अब देखो, तुम चीजों को अपने लिए खुद आसान कर सकते हो, सीधी बात है। आप ये देखो ना कि यार इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में मैं कुछ ऐसा क्या बनाऊं, मैं ऐसा क्या ट्रिक मैं जनरेट करूं, ठीक है, या उसको ओरिजिन करूं कि जिससे मैं अपना आंसर आराम से मार्क कर जाऊं। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, हाउ, मैनर, विल मीट, व्हेन विल वी मीट, आफ्टर डिनर, क्या बता रहा है, टाइम नहीं बता रहा है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब टाइम एडजेक्टिव से कंसर्न नहीं है, टाइम का कंसर्न है एडवर्ब से, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब मैनर होता है, एडवर्ब रीजन होता है। क्लियर है? ठीक है ना, एडवर्ब डिग्री होता है। अब ही सैट नियर द विंडो, वेयर, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, ही सैट, कहां बैठा था, नियर द विंडो। मैंने बोला था ना तुमको, आई वेंट वेयर, नियर द रिवर, आई वेंट नियर द रिवर, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। ही वेंट टू द टेम्पल नियर द रिवर, अब कहां गया, टेम्पल गया, वो टेम्पल का नियर द रिवर, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज है। आओ वापस, द ट्रेन अराइव्ड व्हेन डिड द ट्रेन अराइव, इन द मॉर्निंग, एडवर्ब फ्रेज। ही आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट फियर, हाउ, हाउ का उत्तर आ रहा है, कहीं हाउ दिख रहा है, वाई दिख रहा है, व्हेन दिख रहा है, समझ जाओ, व्हेन, और व्हेन का आंसर अगर टाइम आ रहा, एडवर्ब फ्रेज। हाउ, हाउ मीन्स जब हमें मैनर जानना हो, तरीका जानना हो हमें। ठीक है, तो आई होप इतना अभी समझ में आया होगा, इतना मुश्किल है नहीं है। ठीक है, चलो देखो, इट यूजुअली टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक, है ना। ठीक है, इफ द फ्रेज गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन, इट इज यूजुअली एन एडवर्ब फ्रेज। मैंने फिर वही बोला आपको, जब हम एक्शन की बात करें, एक्शन के बारे में हमें टू व्हाट एक्सटेंट, या हमें बताना है कि किस हद तक ये चीज हुई, ठीक है ना, एक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एडवर्ब फ्रेज के थ्रू आप उसको डिफाइन करोगे। चलो आओ यार, प्रपोजिशनल फ्रेज, इसमें ज्यादा वो करेंगे नहीं, अब फ्रेज बिगिनिंग विद अ प्रेपोजिशन, ठीक है, अ फ्रेज बिगिनिंग विद द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपको पता ही, जैसे इन, एट, ऑन है हमारा, फॉर है, विद है। क्लियर है? ठीक है ना, और आपका क्या कहते हैं इसे, और आपका, हाँ जैसे, ठीक है ना,
तो यहाँ देखो बिगिनिंग विद द preposition अंडर द टेबल, इन द गार्डन, आफ्टर द मीटिंग, नियर द स्टेशन, विद ग्रेट केयर। तो prepositional फ्रेज भी है, मतलब prepositional फ्रेज को पहचानना इज एन इजी टास्क। आपको बस ये देखना है कि हाँ ये preposition लगा हुआ है तो ये prepositional फ्रेज है। बस क्या है कि हम उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर और एडवर्ब फ्रेज के तौर पर, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। क्लियर है? अच्छा देखो, a prepositional phrase can work as adjective phrase और adverb phrase। ठीक है, अभी बताता हूं तुम्हें, देखो कैसे। आई होप दोनों के नीचे एग्जांपल्स दिख रहे होंगे सही। ठीक है, a prepositional phrase can work as adjective phrase और adverb phrase। The book on the table is mine, he sat on the table। अच्छा देखो, मैंने तुमको एक सिंपल सी चीज बताई थी, ठीक है, कि हमारा होता क्या है कि अगर हम पूरा का पूरा वो हटा दें तो हमारा जो बचा हुआ वाक्य होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। क्लियर है? तो देखो जैसे मैंने बोला द बुक ऑन द टेबल इज माइन, तो द बुक इज माइन। ये माइन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये। क्लियर है? जैसे मैं बोलता हूं ना माय, हिज, हर, आवर, देयर, योर, इनके बाद नाउन लगता है। ठीक है, और नाउन लगता है और ये क्या करते हैं, ये नाउन पे अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला माय नाउन, ठीक है, वो सॉरी माय नाउन नहीं, माय कंट्री, देयर कंट्री, अवर कंट्री। तो उस केस में जब माय, हिज, हर, अवर, देयर के बाद सुनो, माय, हिज, हर, अवर, देयर, योर के बाद, ठीक है, अगर आपको नाउन देखने को मिल रहा है तो नाउन से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नाउन से पहले या तो डिटर्मिनर्स लगते हैं या एडजेक्टिव लगता है या आर्टिकल आता है। ठीक है, डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो आपको चीज समझनी है कि माय, हिज, हर, अवर, देयर, योर के बाद अगर आप नाउन का प्रयोग कर रहे हो तो फिर ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, इनको हम बोलेंगे क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर है? ये चीज समझनी है आपको, तब ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि नाउन से पहले या तो डिटर्मिनर लगता है या एडजेक्टिव लगता है। ठीक है, उसी तरीके से जब ये मैं इस्तेमाल करूंगा माइन का, हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्स हो जाता है, अवर का अवर्स, देयर का देयर्स और योर्स का योर्स। अब यहां पे ये क्या होगा, मेरा पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउंस। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। पॉसेसिव प्रोनाउंस में क्या होगा, माय का माइन, और अभी ये क्या है यहाँ पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहे हैं ना किसी चीज, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन से पहले लगता है। अब जैसे माइन हो गया और हर्स हो गया, अवर्स हो गया, देयर्स हो गया, योर्स हो गया, इसके बाद हम कभी डायरेक्टली नाउन का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउंस, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। उसी तरीके से मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे दिस बुक जो है अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर है? और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है, दिस, जब दिस के एकदम बाद कोई नाउन का प्रयोग हम ना करें, दिस इज माय बुक। तो यहां पे अब दिस क्या हो जाएगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा, जब दिस के बाद, दैट के बाद, दीस के बाद और दोस के बाद क्या आएगा, नाउन एकदम, तब वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और जब दिस के बाद, दैट के बाद, दीस के बाद और दोस के बाद आपका एडजेक्टिव, वो सॉरी नाउन ना आके सीधा वर्ब आएगा, वहां पे वो क्या होता है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These are my books। क्लियर है? These are my books में these अब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। These books are mine। अब यहाँ पे these books में these जो है वो क्या है आपका, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है आपसे कि these books are mine में बताओ ये क्या है। अब दो ही चीजें होंगी, आपको पता है इनके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड का यूज करते हैं। अब वहां पे देखना है आपको कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? एडजेक्टिव है तो एकदम उसके बाद नाउन का यूज करेंगे हम लोग। और नाउन क्या है, अगर दीज, दिस हो गया, दीज हो गया, दीज और दोस के बाद आ रहा है कहीं पे, एकदम बाद नहीं आके सेंटेंस में कहीं और आगे बाद में आ रहा है, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। आई होप नोट भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बोल ही दिया। अब देखो यहाँ, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। अब बुक की, अब यहाँ पे ये ऑन द टेबल जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है, किताब को। ये जो किताब है जो टेबल पर रखी हो मेरी है, तो ऑन द टेबल यहाँ पे बुक को डिफाइन कर रहा है। द बुक ऑन द टेबल, विच बुक, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। कौन सी किताब है तेरी, द बुक ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो है वो जगह के हिसाब से किसको बता रहा है, बुक के बारे में, बुक को मॉडिफाई कर रहा है वो। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज आपका। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। अब देखो यहाँ, ही सैट, यहाँ वर्ब है,
बैठा, कहां बैठा? ऑन द टेबल। अब ये ऑन द टेबल किसको डिफाइन कर रहा है? ही को नहीं, सैट को, उसके एक्शन को, एक्शन को डिफाइन कर रहा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। बस एक्शन को डिफाइन कर रहा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। ये चीज ध्यान में रखनी बस आप लोगों को, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। पार्टिसिपल फ्रेज, अ फ्रेज बिगिनिंग विद अ पार्टिसिपल एंड एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, ठीक है। चलो भाई ये सही है। पार्टिसिपल फ्रेज में क्या होगा? एक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको देखने को मिलेगा एडजेक्टिव के साथ लगा हुआ, और जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा उसको हम पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। क्लियर? अब देखो यहां, द गर्ल वेयरिंग अ रेड कैप। द गर्ल, कौन सी गर्ल? वेयरिंग अ रेड कैप। अब आपको एक चीज समझनी है, एडजेक्टिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज में हम कैसे वो डिफरेंस करें, क्योंकि पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव होता है। मैंने आपको बोला था ना पार्टिसिपल क्या होता है, जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म किस तरीके से फंक्शन करती है? एडजेक्टिव विशेषण के तौर पे। क्लियर है? वहां पे वो करती है। अब तुम बोलोगे फिर ये कैसे कंफ्यूजन दूर करें? और रेड कैप वाला जो एग्जांपल आप अभी यहां दिखा रहे हो, एडजेक्टिव वाले फ्रेज में आपने लिखा था ब्लू कैप, द गर्ल इन द ब्लू कैप, बस यही तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ है। तो देखो कभी भी कोई कंफ्यूजन हुआ, जैसे मान लो तुमने कहा ये पार्टिसिपल का, सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कि वर्ब पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो विशेषण की तरह काम करती है, एडजेक्टिव की तरह काम करती है, ठीक है। अब तुम एडजेक्टिव की बात कर रहे हो, तो एडजेक्टिव फ्रेज और पार्टिसिपल भी एक तरीके से देखा तो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? डेफिनेशन को देखो और उसके बाद पहला एग्जांपल उठाओ, दोनों में पता लग जाएगा। वहीं पे देखो, द गर्ल, अगर ये होता इन अ रेड कैप तो ये एडजेक्टिव फ्रेज था, ठीक है। अब पार्टिसिपल फ्रेज की डेफिनेशन तो देखो, विद अ पार्टिसिपल एंड एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल के तौर पे मतलब हमें अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म देनी है। यहाँ पे दोनों में फर्क देखो। एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में जब बात करी तो क्या था? द गर्ल इन द रेड कैप या द गर्ल इन अ रेड कैप। वर्ब आई नहीं, यहाँ पे वर्ब आ गई, और वर्ब आ गई अगर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? ये पार्टिसिपल फ्रेज है, अब ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। तो द गर्ल वेयरिंग अ रेड कैप इज माई कजिन, द गर्ल इज माई कजिन। हाँ ठीक है, द गर्ल इज माई कजिन। अब तुम बोलोगे द गर्ल इज माई कजिन, अभी तो आपने बोला था कि एडजेक्टिव फ्रेज में क्या होता है, जो अंडरलाइन या इटैलिक वाला पार्ट है अगर उसको हम पूरा हटा दें तो हमारा सेंटेंस इंटैक्ट रहता है, उस मीनिंगफुल रहता है। यहाँ पे भी तो मीनिंगफुल रह रहा है। तो मैं तो कह रहा हूं भाई, पार्टिसिपल जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लेता है, आईएनजी फॉर्म भी लेता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब पार्टिसिपल के तौर पे काम करती है, मतलब विशेषण के तौर पे, तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये तो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं। क्लियर है? पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी केस वही है, पार्टिसिपल ऑल्सो मीन्स एडजेक्टिव। बस क्या है कि दोनों के थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। बस यहां भी देखो, ये हटा रहे तो मीनिंगफुल है, पर क्या है कि दोनों में थोड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। पार्टिसिपल फ्रेज में आपको वर्ब देखने को मिलेगी जो कि एडजेक्टिव फ्रेज में गायब होती है। क्लियर है? तो द गर्ल वेयरिंग अ रेड कैप इज माय कजिन, वेयरिंग अ रेड कैप, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है ना। अब ये क्या है, विच वन, ये विच व्हाट की जब हमारे बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो एडजेक्टिव तो पार्टिसिपल होता ही है। बस ये पार्टिसिपल इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, वेयरिंग। क्लियर है? द मैन सिटिंग नियर द गेट इज माई अंकल, तो द मैन इज माई अंकल। अब सिटिंग नियर द गेट किसको बता रहे हैं? आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वर्ब के बारे में तो नहीं दे रहा। वेयरिंग अ रेड कैप किसने पहन रखा है? लड़की ने। सिटिंग नियर द गेट कौन बैठा हुआ है? मैन। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? नाउन से रिलेटेड है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव फ्रेज है, पर मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें वर्ब है लिखी हुई। वर्ब है तो पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। आओ वापस, द चाइल्ड क्राइंग लाउडली नीड्स हेल्प, द चाइल्ड नीड्स हेल्प, विच चाइल्ड? द वन क्राइंग लाउडली, द वन क्राइंग लाउडली। तो क्राइंग लाउडली यहां पे वन के बारे में बोल रहा है, द वन। क्या किसी वर्ब के साथ आप दा लगा सकते हो? राम इज द रनिंग, राम इज द प्लेइंग क्रिकेट। आप दा का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, द वन क्राइंग लाउडली। कौन से बच्चे को मिल्क चाहिए? द वन क्राइंग लाउडली, द वन क्राइंग लाउडली। क्राइंग लाउडली इसका मतलब किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? द वन के। द वन मतलब कौन हुआ? चाइल्ड। इसका मतलब, या द वन मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब क्राइंग लाउडली अगर उसको सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। क्लियर है?
चलो, स्टूडेंट्स कमिंग लेट विल नॉट एंटर। स्टूडेंट्स कमिंग लेट, कौन आ रहा है लेट? स्टूडेंट्स कमिंग लेट। ये वाला फ्रेज जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वर्ब लिखी है हमने, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमने ये लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? स्टूडेंट कमिंग लेट विल नॉट एंटर द क्लास। तो कमिंग लेट यहाँ पे स्टूडेंट्स की खासियत बता रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, अगला, द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज माय ब्रदर। वर्ब एसोसिएटेड है, प्लेइंग क्रिकेट कौन? द बॉय। क्लियर है? तो द बॉय प्लेइंग क्रिकेट, हु इज योर ब्रदर? द वन प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे समझो, द वन प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, द ग्लास ब्रोकन बाय द चाइल्ड वॉज एक्सपेंसिव। ठीक है ना? ठीक है, विच ग्लास वॉज एक्सपेंसिव? द वन ब्रोकन बाय द चाइल्ड, द वन ब्रोकन बाय द चाइल्ड। अब यहां पे ब्रोकन जो है आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब क्या हुआ? पार्टिसिपल क्लॉज। मैंने बोला था ना आपको कि पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी देखने को मिलती है और वर्ब की एनजी फॉर्म भी देखने को मिलती है, मायने अलग होते हैं बस। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब हुआ द एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड, जो स्टेट है दैट हैज बीन फुली एक्वायर्ड। जैसे ब्रोकन एग्स, ठीक है, जैसे मैं बोलूं सॉरी बॉइलिंग एग्स, एक्शन इज गोइंग ऑन, अभी चल रहा है काम, प्रोसेस में। बॉइल्ड एग्स, एक्शन आ गया, एक्शन कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल फुल जो स्टेट है दैट हैज बीन अटेन्ड, एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड तो बोलूंगा मतलब जो स्टेट है वो हैज बीन फुली अटेन्ड, प्रोसेस जो बीच की वो खत्म हो चुकी है। अब जब वो प्रोसेस चल रही है तो बॉइलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बॉइलिंग एग्स। और बॉइल्ड एग्स का मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग की प्रोसेस खत्म हो गया, अब बॉइल्ड हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर है? आई होप इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, इन्फिनेटिव फ्रेज को पहचानना बहुत आसान है। इन्फिनेटिव एज द नेम सजेस्ट, टू देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज एज द नेम सजेस्ट, टू देखने को मिलेगा आप लोगों को इसमें। तो अ फ्रेज बिगिनिंग विथ टू प्लस वर्ब, ठीक है ना? तो टू विन द मैच वॉज देयर ड्रीम, शी वेंट देयर टू मीट हर फ्रेंड, टू हेल्प द पुअर इज अ नोबल एक्ट, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न मनी, आई नीड अ पेन टू राइट अ लेटर। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव फ्रेज में आपको टू देखने को मिलेगा। सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हो उससे और बाद में भी। टू विन द मैच, अब ये मत समझना टू विन द मैच में कि ये विन मैच ऑब्जेक्ट है और टू विन यहाँ पे वर्ब है, पर सब्जेक्ट कहाँ है? तो जब सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट या वर्ब में से दोनों में से एक चीज मिसिंग हो तो हम फ्रेज ही होता है, फिर क्लॉज नहीं होता है। क्लॉज के लिए हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलो, शी वेंट देयर टू मीट हर फ्रेंड, टू मीट हर फ्रेंड, कहीं ना कहीं तो पता चल रहा है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, पर फिर भी क्या है कि सेंटेंस का सेंस जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। मेरे तो बाद में देखो एक ही चीज पे फिक्स रहता हूँ कि थोड़ा बेसिक बेसिक देख लिया, अपना आराम से देख लिया, थोड़े से एग्जांपल्स वगैरह देख लिए, उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस में जंप करो। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह, आप चाहो तो गूगल पे सीधा, यार बहुत आसान है अब तो चीजें, गूगल पे सीधा टाइप करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस एंड फ्रेजेस, और वहां वो देगा तुम्हें और फिर मारो आंसर। अगर लगता है कोई डाउट है तो भेज दो फिर। ठीक है ना? सीधा कमेंट, जब वीडियो अपलोड होगी तो कमेंट सेक्शन में सीधा ड्रॉप कर देना कमेंट, ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, इसमें कंफ्यूजन है, या इसमें दो दो ऑप्शन दे दिए, कैसे डील करेंगे फिर उसको देखेंगे। ठीक है, चलो। क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट है ना, फाइनाइट वर्ब, ही इज रनिंग, ही वाज वाचिंग अ मूवी यस्टरडे। वर्ब इज फाइनाइट। देखो वर्ब का ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। वर्ब इज फाइनाइट व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ब गिवन। जब हमें वर्ब हेल्प कर रही है वाक्य में ये आइडेंटिफाई करने को कि भैया कौन से टेंस के हम बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ब देयर इज फाइनाइट, या इन दैट केस अवर वर्ब इज फाइनाइट व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ अवर सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहां है ही इज रनिंग, पता चल रहा है ही इज रनिंग, ठीक है, अभी कंटिन्यूअस एक्शन है। ही वाज वाचिंग अ मूवी यस्टरडे, पता है कल का एक्शन था। क्लियर है? ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं। नाउन क्लॉज, अब तुम देखो नाउन क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन बहुत सिंपल है, मैं पहले तुम्हें सिंपल मेथड ही बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम थोड़ा सा चिपके रहो इससे। यार देखो नाउन है, मेरी बात समझो, नाउन अंडरलाइन वाला पार्ट है, अंडरलाइन वाले पार्ट को अगर तुम ऐसे लिख पा रहे हो उसकी जगह पूरा तुमने लिख दिया इट, अंडरलाइन वाले पार्ट को। याद रखना नाउन क्लॉज में जब अगर अंडरलाइन वाले पार्ट को हटा दोगे
और जब तक उसका सब्स्टिट्यूट नहीं रखोगे सेंटेंस हमेशा गलत रहेगा, मीनिंगफुल नहीं बनेगा, सेंसलेस बनेगा। इट लगा दो उसकी जगह यार, दिस लगा दो, दैट लगा दो, पता लग जाएगा। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मान लो एक वाक्य है इसमें होगा आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट उसने पूरा अंडरलाइन करके दे दिया। अब पूछ रहा तुम्हें बताओ क्या है, तुमने क्या करा, दैट ही इज ऑनेस्ट को तुमने लिखा आई नो इट, आई नो इट, हाँ यार बन रहा है वाक्य। आई नो दिस, आई नो दैट। अब ये दिस दैट इट ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसके लिए लगते हैं, नाउन के तो सब्स्टिट्यूट होते ही है, समझ में आ रहा। तो इसका मतलब दैट इज ऑनेस्ट क्या आपका नाउन क्लॉज है। आओ वाक्य पे, a clause that works as a noun it can work as subject object or complement, ठीक है ना। what he said is true, क्लियर है, मैंने लिखा what he said is true। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का क्या है तरीका, मैंने बोला कि अगर आप इस नाउन क्लॉज में जैसे आप किसी चीज को हटाओगे तो जो बची हुई इंफॉर्मेशन होगी इररिलेवेंट होगी और उससे सेंटेंस जो है मीनिंगफुल नहीं बनेगा आपका। इज ट्रू क्या है पता नहीं, अब देखो व्हाट इज सेड की जगह आप लिखो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू सही लग रहा है सुनने में, दैट इज ट्रू, हाँ ठीक है, इट इज ट्रू, दैट इज ऑनेस्ट, इट इज ट्रू, क्या सच है, क्या क्या आ गया ना, क्या क्या चाहिए तुम्हें, आई वांट अ पेन, क्या जरूरत है तुमको, आई नीड सम मनी, तो क्या का उत्तर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, नाउन देखने को मिल रहा है, नहीं तुम्हें मुझे पता है, क्या पता है भाई, व्हाट डू यू नो, ठीक है ना, तो क्या पता है क्या, आई नो दैट इज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से क्या है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा नाउन क्लॉज, व्हाट ही सेड, यहाँ पे ही क्या है आपका सब्जेक्ट और सेड क्या है वर्ब, क्लॉज है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब तो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ब के तौर पे हमेशा आपको मेन वर्ब भी दिखे, हेल्पिंग वर्ब से भी हमारा क्लॉज जो है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। चलो आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, आई नो दैट, ठीक है ना, शी इज ऑनेस्ट। आप देखो यहाँ पे दूसरी बात ना कोई एडजेक्टिव की बात हो रही है ना हमें, बस मेरे को एक चीज पता है और जो चीज पता है वो भी एक वाक्य ही है, शी इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे नाउन क्लॉज हो गया शी इज ऑनेस्ट, क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है। अगला देखो why he left early, it is this is unknown, it is unknown, something is unknown, something भी कर सकते हो तुम, something is true, I know that she is honest, I know something, यहाँ पे that she is honest पूरा है, ठीक है ना, ये that भी है इसी के साथ इंक्लूडेड, बस ये कि ये हाईलाइट नहीं करा मैंने यहाँ पे, I know something, I know it, I know this, I know that, इसका मतलब that she is honest ये पूरा क्या है आपका नाउन क्लॉज है। she asked it, she asked this, she asked something whether I was ready, क्लियर है, तो ये नाउन क्लॉज है। खुद देखो ना तुम, शी आस्क्ड एक वाक्य है, वेदर आई वाज रेडी, उसने मुझसे पूछा क्या तुम तैयार थे, एडवर्ब है नहीं, ये तो किसी वर्ब को डिफाइन ही नहीं कर रहा, एडजेक्टिव है, किसी नाउन के बारे में क्वालिटी स्पेसिफाई कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, क्वालिटी भी नहीं बता रहा है, ये तो क्लियर है, बस एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है एक वाक्य के मदद से, जब हम दूसरा वाक्य नॉर्मली रिपोर्ट कर रहे हैं, बस कुछ लेना देना नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ द एक्शन, की एक्शन में कोई मैनर इन्वॉल्व था, एक्शन में कोई जगह इन्वॉल्व थी, एक्शन में कोई टाइम इन्वॉल्व था, आई विल मीट यू आफ्टर द डिनर, आफ्टर द डिनर, आई विल मीट यू आफ्टर द डिनर, हाँ मीट यू कब, खाने का, हाँ इसमें तो टाइम टू है कुछ, इसमें क्या है, कुछ नहीं है भाई, नॉर्मल स्टेटमेंट है, मुझे पता है वो ऑनेस्ट है, जो उसने कहा था वो सही है, और ठीक है, व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग, जो तूने करा था भाई वो गलत है, क्लियर है। चलो common words what that why whether how, if the clause can be replaced by something it this that, it is usually a noun clause, ठीक है। तो देखो आपको चीज समझ नहीं, देखो यहाँ के लिखा हुआ कॉमन वर्ड्स, if the clause can be replaced by, अब मैंने यहाँ पे कॉमन वर्ड्स में एक जगह मैंने पहले भी लिखा था कि why का what का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा है आपको चीज समझ नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जैसे हम ये पढ़ रहे हैं फ्रेज और क्लॉज में इस पर्टिकुलर वाक्य में उसका एक रोल जो है, इसका रोल यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज का है तो वो थ्रू आउट वैसे ही रहेगा, सेंटेंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंस लेके आता हूं तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, ये चीज समझनी है आपको। चलो एडजेक्टिव क्लॉज में अब क्या हो जाएगा, फ्रेज जब तक था तो इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट थी, अब क्या करोगे कि नाउन के साथ क्या करा, नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करी हमने और उसमें एक वर्ब भी ऐड कर दिया, तो क्लॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, वो नाउन क्लॉज होगा नहीं, क्योंकि नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली चीज को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और वहां पे क्योंकि अब मैंने क्या बोला कि जो इंफॉर्मेशन होगी उसमें आपका कहीं ना कहीं वर्ब भी एसोसिएटेड होगा इस इंफॉर्मेशन में, तो वो फ्रेज अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लॉज में। बताना उसने क्वालिटी ही है, जैसे एडजेक्टिव फ्रेज ने बताई थी, बतानी उसने क्वालिटी ही है, बस अब क्या हो जाएगा कि फ्रेज को क्लॉज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्शन ऐड करना पड़ेगा। आओ, द मैन हु टीचेस इंग्लिश इज माय
अंकल, द मैन इज माई अंकल। एडजेक्टिव फ्रेज और क्लॉज को जब मैं पार्टिसिपल क्लॉज को भी जब मैं फ्रेज को जब मैं पूरा रिमूव इट एंटायरली फ्रॉम द सेंटेंस, इवन आफ्टर दैट माई सेंटेंस इज मीनिंगफुल, ठीक है ना, रिमेन्स मीनिंगफुल। द मैन हु टीचेस इंग्लिश इज माई अंकल। विच मैन? द वन हु टीचेस इंग्लिश। कौन सा आदमी? ये हु किसके लिए लगा हुआ? मैन के लिए तो लगा हुआ है यार, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन जिसको हम एंटीसीडेंट भी बोलते हैं उस, ठीक है ना, तो हु के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो उससे पहले यूज किए गए नाउन या प्रोनाउन के लिए होती है। वो खाली रिलेशन बताने का काम करता है या सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने की मदद करता है बस, ठीक है ना। द मैन हु टीचेस इंग्लिश इज माई अंकल, द मैन इज माई अंकल। स्पेशलिटी क्या अंकल की? ही टीचेस इंग्लिश। तो ये हु यहाँ पे किसके लिए? मैन के लिए लगा हुआ है, तो ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट ही हो गया, इसका मतलब ये अब ये सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स यहाँ पे क्या है? आपका वर्ब हो गया, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा तो पूरा सेंटेंस ही बन गया, ये क्लॉज हो गया। अब ये बात क्या है कि क्लॉज बन गया, पर ये कैसा क्लॉज है? या किसी एक्शन को डिफाइन कर रहा है? नहीं, ये क्या कर रहा है? आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो आदमी जो इंग्लिश पढ़ाता है, आदमी मेरा अंकल है। यह आदमी कौन है? इसकी खासियत क्या है? ये इंग्लिश पढ़ाता है। क्लियर हो गया? तो याद रखना है एडवर्ब से रिलेटेड नहीं है, ये इंग्लिश पढ़ाना जो है आदमी के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया पहली चीज तो। और ये एडजेक्टिव अगर हो गया है तो ये क्लॉज इसलिए क्योंकि जो पोर्शन अंडरलाइंड है उसमें सब्जेक्ट भी है और उसमें वर्ब भी है, तो ये क्लॉज हो गया। पहले के जो एग्जांपल्स हमने देखे थे उसमें इंफॉर्मेशन आधी अधूरी थी, ठीक है ना, और या तो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट ही था along with एडजेक्टिव, पर उसमें वर्ब वगैरह कहीं नहीं थे कुछ। इस पे आओ, द गर्ल हु वॉन द रेस गॉट अ मेडल। हु वॉन द रेस? हु वॉन द रेस? कौन जीता रेस? द गर्ल वॉन द रेस। ये हु इस गर्ल का आंसर है, ठीक है ना, सॉरी द गर्ल हु का आंसर है, ठीक है। तो हु वॉन द रेस? द गर्ल गॉट अ मेडल। लड़की को मेडल मिला। कौन लड़की थी? जो रेस जीती थी। इसका मतलब ये हु वॉन द रेस किसकी खासियत बता रहा है? लड़की की। लड़की को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब ये लड़की को रिप्रेजेंट अगर कर रहा है तो ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउन को रिप्रेजेंट या नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली चीज एडजेक्टिव होती है, उसको मॉडिफाई करने वाली, और ये एडजेक्टिव है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट भी है और हमारे पास यहाँ वर्ब भी है, इसका मतलब ये क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। बस इतना ही है सब। आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू। मेरे को पता है इस लड़के के बारे में, ये कहो आई नो द बॉय, ये अपने आप में सेंटेंस पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। हु हेल्प्ड यू, अब तुम बोलोगे आपने तो कहा था जब एक नाउन के माध्यम से हम दूसरे उसको रिप्रेजेंट करें वाक्य को, तब तो वो नाउन क्लॉज होता है। ये नाउन क्लॉज क्यों नहीं है यहाँ पे? क्लियर है? हु हेल्प्ड यू, यहाँ पे तो वाक्य भी पूरा बन रहा है। अरे एक चीज समझो, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है यार, ये हेल्प्ड यू है, ये लड़के की खासियत बता रहा है। मुझे पता है कि उस लड़के के बारे में, कौन सा लड़का? वो लड़का जिसने तेरी मदद करी थी। कौन सा लड़का? कौन सा स्टूडेंट? इंटेलिजेंट वन। कौन सा? टॉलर वन। समझ में आ रहा? कौन सा लड़का जिसने उस क्वेश्चन का आंसर दिया था। ये सारी चीजें क्या है? इससे क्या हो रहा है? लड़का स्पेसिफाई हो रहा है। मुझे पता है उस लड़के के बारे में जिसने तेरी हेल्प करी। हेल्प करने के बाद मुझे पता है लड़का स्पेसिफिक हो गया मेरे लिए, और लड़का का मेरे लिए स्पेसिफिक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन दी है उस चीज ने लड़के को स्पेसिफिक करा है। तो जब नाउन को स्पेसिफिक कर रही है वो चीज, तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू, द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, क्लियर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। इसको इज इंटरेस्टिंग को ये मत समझना कि इसके साथ यहाँ पे वो है, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्शन नहीं हो रहा, बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि द बुक इज इंटरेस्टिंग तुमने देख लिया। अरे भाई इज इंटरेस्टिंग तब होता, ये तो विशेषता बता रहा है इंटरेस्टिंग किसकी? बुक की, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे, ठीक है ना। और बुक वैसे भी खुद से, बुक ऐसा हो सकता है कि खुद से कुछ एक्शन करे इंटरेस्टिंग वाला, वो तो हम बताएंगे ना बुक पढ़ के। बुक तो नॉन लिविंग थिंग है, वो तो अपने एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकती, मतलब उसको पढ़ के क्या चीज हुई ये तो हम बताएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे इज इंटरेस्टिंग को वर्ब मत समझ लेना। द बुक दैट यू गेव मी इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज इंटरेस्टिंग, विच वन दैट यू गेव मी, कौन सी किताब यार जो तूने मुझे दी थी। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन इस बुक का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है इससे। तो ये चीज बेसिकली करिए बुक को डिफाइन कर रही है ना। इस वाला जो इंफॉर्मेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि इस एमआर के बाद आने वाली इंफॉर्मेशन जो होती है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब होती है। अब यहाँ पे आपको ये समझनी है इंटरेस्टिंग जो है, तो ये दैट यू गेव मी, इसका रिलेशन हम बुक से एस्टैब्लिश कर रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। बस ये चीज आपको समझनी है। नाउन क्लॉज में क्या होता है? नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है बस। आई नो दैट, जैसे मैंने बोला आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट,
वो ऑनेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपस में रिलेटेड कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा, ना हम किसी को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं, ना किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, जैसे कि एडजेक्टिव देता है, पर यहां पता लग रहा है द बुक इज इंटरेस्टिंग। कौन सी वाली? विच वन दैट यू गेव मी, कौन सी किताब भाई जो तूने मुझे दी थी। तो ये बुक यहां से इसको डिफाइन करेंगे, या द वन यू गेव मी, या द वन यू गेव टू मी, द वन यू गेव टू मी, तो द वन यू गेव टू मी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काफी देर से समझा रहा था मैं। स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, ये किसके बारे में बात कर रहा है? हु सक्सीड्स इन लाइफ, स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, द वंस हु वर्क हार्ड सक्सीड इन लाइफ, द वंस हु वर्क हार्ड, वो जो मेहनत करते हैं। क्लियर है? द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड सक्सीड, स्टूडेंट्स सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, कौन से वाले? जो मेहनत करते हैं। तो ये हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, किसके लिए है? स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर ये स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या स्टूडेंट्स के बारे में कुछ खास चीज कह रहा है ना भाई, सक्सीड वही होंगे जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं वो स्टूडेंट्स। तो खासियत स्टैब्लिश कर रहा है या खासियत बता रहा है या नहीं बता रहा है? खासियत बता रहे, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। विच वन, व्हाट काइंड, ये सब देखने को मिलेगा। लास्ट इज एडवर्ब क्लॉज। अब क्या था? एडवर्ब फ्रेज में हम बात कर रहे थे, एक्शन ओरिएंटेड था, ही वेंट नियर द रिवर, ठीक है, ही वेंट नियर द रिवर, क्लियर है, ही वेंट, वो गया कहां? नियर द रिवर। तो नियर द रिवर एडवर्ब फ्रेज था यहाँ पे, क्योंकि नियर द रिवर में क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट तो है, नियर हमारे पास एडवर्ब है, बट हमारे पास सेंटेंस पूरा नहीं था, ठीक है। अब देखो सेंटेंस पूरा होगा, एक्शन ओरिएंटेड बात ही हम करेंगे और वहां पे हमारा सेंटेंस पूरा होगा। अब हम उसे बोलेंगे एडवर्ब क्लॉज। क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्लॉज क्यों बोलेंगे उसे? क्योंकि एक तो उसके साथ वर्ब लगी होगी, उसका सब्जेक्ट और वर्ब होगा उसके साथ लगा हुआ। दूसरी बात क्या है? वो किसी एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ना कि किसी पर्सन के बारे में। आओ, a clause that modifies a verb and tells time, reason, condition, purpose, result। चलो ठीक है। I will call you when I reach home। क्या ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? नहीं, ये तो कह रहा है मैं कॉल करूंगा, पर ये कॉल करना जो है ये चीज किस पे निर्भर करती है? once I reach home। ये क्या when I reach home आई से रिलेटेड है? नहीं, वो कह रहा है कॉल करूंगा। कॉल करने की कंडीशन क्या है? पर घर पहुंचना पहले, कॉल तब करूंगा, घर पहुंच के वो कॉल करेगा। कॉल करना वर्ब है। ये वाला क्लॉज क्या कर रहा है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना कि पर्सन के। इसका मतलब ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज। तुम बोलोगे सर क्लॉज क्यों कह रहे हो इसे? मैं बताता हूँ क्लॉज क्यों कह रहा हूं इसे। व्हेन आई रीच होम, पूरा सेंटेंस है मेरा, आई सब्जेक्ट है, रीच वर्ब है, होम क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। अगला देखो, शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज इल। क्लॉज है पूरा पहले तो, बिकॉज शी वॉज इल क्लॉज है, इनकम्प्लीट है। इसको क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बोलते नहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब क्या सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होगा? इसको मीनिंगफुल होने के लिए एक क्लॉज की और रिक्वायरमेंट है मेरे को, पर है तो क्लॉज ही है, इनकम्प्लीट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज इल। तो बोलेगा ये क्लॉज दिख रहा है, ये क्या कर रहे हो आप? ये तो नाउन क्लॉज होना चाहिए। अरे नाउन क्लॉज में कोई रीजन वीजन कुछ नहीं होता, सिंपल एक वाक्य होता है जो ये बताते कि मुझे ये पता है, बस खत्म बात। आपस में कुछ स्पेसिफिकेशन की वो नहीं होती उसमें कनेक्शन, कि कुछ स्पेसिफाई कर रहा है एक्शन को या नाउन को, कुछ नहीं है भाई। पर यहां देखो, यहां पे क्या साइट हो रहा है? रीजन बताया जा रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब रीजन, एडवर्ब प्लेस, टाइम, एडवर्ब डिग्री। क्लियर है? तो शी स्टेड होम बिकॉज शी वॉज इल, रीजन बताया जा रहा है। कारण क्या था घर में रहने का? घर में रहने का कारण क्या था? तो ये चीज किसको बता रही है? ये स्टे वाले एक्शन को क्या कर रही है? डिफाइन कर रही है। एक्शन को डिफाइन कर रहा है ये वाला क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। अगला, शी रैन फास्ट, रीजन, पर्पस। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड दिस? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिज रनिंग फास्ट? क्या पर्पस था भाई? ताकि टाइम से वो बस कैच कर ले। क्लियर है? क्या रीजन था उसका? जल्दी भागने का रीजन क्या था? वो था ताकि वो बस को कैच कर सके टाइम से। अब तुम समझ रहे हो, ही कुड कैच द बस, उसकी वजह से उसने क्या करा? ही रैन फास्ट। ये चीज करी उसने, ही रैन फास्ट। यहाँ पे रैन क्या है? तुम्हारा वर्ब है और ये एडवर्ब है। ये चीज करी उसने ताकि ये हो पाए। तो इसका तो सारा फोकस इस पे, वर्ब पे। जब इस वाले क्लॉज का फोकस वर्ब पे है तो ये एडवर्ब होगा। वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड। बाकी कीवर्ड्स अपने हिसाब से ट्रिक लगा सकते हो, व्हेन दिखे, आफ्टर दिखे, अंटिल दिखे, समझ जाना। वी वेटेड, ये एक्शन करा हमने। ये क्या वी से रिलेटेड है? नहीं, वेटेड से रिलेटेड है। कब तक? जब तक बारिश नहीं रुकी। हमने बारिश रुकने का वेट करा।
हमने कहा बारिश रुकेगी तब हम जाएंगे, वी वेटेड, ये वेट करा कब तक, जब तक बारिश ना रुक जाए। ये अंटिल द रेन स्टॉप वेटेड के लिए लगा हुआ ना, वी के लिए, एक्शन के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब है एडवर्ब है। वाक्य पूरा है, इसके साथ क्या है, तुम्हारा वर्ब है, तो क्लॉज हो गया। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ यू वर्क हार्ड, हार्ड एडवर्ब, वर्क वर्ब, यू सब्जेक्ट, सक्सीड यू विल सक्सीड, ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, यू विल सक्सीड, सक्सीड होगा तू, ठीक है ना, तो सक्सीड होगा, क्लियर है, वर्ब है ये। इसके लिए क्या करना है, ये करना है, इसका मतलब ये है कि ये चीज इसको डिफाइन कर रही है, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है ना, यू विल सक्सीड। तो ये चीज आपको समझनी है। तो क्या हो गया ये, अब ये एक्शन पे वो है, ये रिजल्ट किस पे है, ये जो आएगा, सॉरी, ठीक है ना, ये जो चीज है ये किस पे है, ये एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन को डिफाइन कर रही है, ठीक है ना, तो ये चीज आपको समझनी है, क्लियर है। तो अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज। अब देख लो यार, बिकॉज, व्हेन, इफ, ऑल्दो, सिंस, व्हाइल, ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो आई होप इस सेशन में थोड़ा बहुत चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। सेशन एक्चुअली क्या है कि जब थोड़ा सा बढ़ता रहता है आगे तो चीजें थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाती हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, चीजें क्या होती है थोड़ी सी लेथार्जिक हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, इसको एक थॉरो रीडिंग देना, मैंने डेफिनेशंस भी कोशिश करी कि प्रॉपर डेफिनेशंस दूं, और मतलब एक एडिक्वेट नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को दिए, 500 थे ही सब में, क्लियर है। अब अगला जो सेशन होगा हमारा उस पर एक काम करेंगे, अगले सेशन में मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को, करवाऊंगा 25 से 30 ट्राई करेंगे, 1-2 सेशन में ऐसा करते हैं। उससे क्या होगा कि आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाएगा और आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे ये सारी चीजें, क्लियर है। दूसरी चीज कि इंटर कॉलेज वाले में अभी क्या है कि उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग भी है, एक सेशन में सोच रहा हूँ उस पर भी कंडक्ट करते हैं, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा, जैसे एडवर्ब है, ये तो चल ही रहा है साइड बाय साइड, ठीक है ना। उसी तरीके से हमारे पास फिगर्स ऑफ स्पीच भी होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच की बात हम करेंगे, एलिट्रेशन होता है उसमें, ठीक है ना, हाइपरबोल होता है उसमें, ये सब है, ऑक्सीमोरॉन होता है, क्या क्या ये टर्म्स होते हैं, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो फिलहाल जो हमारा फोकस है वो इसी पे था, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैंने ये चीजें आपको बताई हैं। अब मैं जल्दी मिलूंगा आपको नए सेशन में, जिसमें अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा क्वेश्चंस का डिस्कशन, जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए तब तक हमारे चैनल से बने रहिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।